चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की डिस्कस करते हैं। ये है मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई 8 प्रॉपर्टी, है ना। तो कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत पूछा जाता है। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, और अगर इसी में हमने लगा दिया आगे भाई, तो ये बन गया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन। अगर हमने ऐसे लगा दिया वाई, तो यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो आर पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, उसका रीजन है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सबशेल। Due to presence of unpaired electrons in n-1d सबशेल। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं डी सबशेल के कारण होती हैं, और वो भी पार्टली फिल्ड होने के कारण, या फिर थोड़ा बहुत रीजन इधर उधर होगा, नहीं तो सब में आपका ये आंसर फिट होता है ड्यू टू पार्टली फिल्ड डी सबशेल। ठीक है ना। देन नेक्स्ट है यहीं पर, इसी से रिलेटेड अपोजिट क्वेश्चन हो गया जिंक, कैडमियम एंड मरकरी का, क्योंकि उनमें ट्रांजिशन, उनमें क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट के अपोजिट सारे इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में पेयर्ड होते हैं, डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड होती है। तो यहीं पे अपोजिट क्वेश्चन यहाँ से बन गया क्या, वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी डू नॉट शो पैरा मैग्नेटिज्म, या फिर यहीं पे क्वेश्चन हो गया इसके बजाय आर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर डाई मैग्नेटिक वाइल अदर टी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरा मैग्नेटिक। दोनों तरीके से हो गया, या तो ये कि पैरामैग्नेटिक क्यों नहीं है, या फिर क्वेश्चन हुआ कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए रीजन क्या होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर डी ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो फिर डायमैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है ना। तो डायमैग्नेटिक के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पैरा के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद कैसे रखोगे, अगर भूल जाओ तो डाई का मतलब होता है दो, दो का मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो डायमैग्नेटिक। तो डाई के नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। डायमैग्नेटिक मतलब जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे करके उसको कोरिलेट करके याद कर लो। यानी जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे डायमैग्नेटिज्म होगा, और इसके अपोजिट हो गया पेयर्ड नहीं है मतलब अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डाई मतलब दो, डायमैग्नेटिक मतलब। तो चलिए, ड्यू टू रीजन क्या हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी सबशेल। दोनों तरीके से जैसे भी लिखना है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। देन
एक यहाँ पर है मैग्नेटिक मोमेंट, कभी कभी कैलकुलेशन करने के लिए आता है, तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। थोड़े हाई जो IQ वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये वाला जो कैलकुलेशन है या फॉर्मूला है, और ये थोड़ा सा हॉट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो अभी आप पढ़ेंगे उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो वहाँ पे क्वेश्चन आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और जवाब भी इजीली दे पाएंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूले का नाम होता है बाय स्पिन ओनली फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज स्पिन ओनली फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला है, देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू √n into n plus 2. Here n is the number of unpaired electrons. And mu is the magnetic moment in बोर्स मैग्नेटॉन। ये बोर्स मैग्नेटॉन यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। शॉर्ट में हम इसको कह देते हैं BM, बोर्स मैग्नेटॉन या BM। BM इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो इसको हम BM में नापते हैं। देन नेक्स्ट वन है, थोड़ा सा कुछ ऐसे नहीं है कि आपको रटना है जो मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन ये एक नॉलेज रखना है कि अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 3 है। वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन के बाद वही वैल्यू आएंगी जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तो एक मिनट का समय बहुत ही कीमती होता है, 1 सेकंड का समय भी बहुत कीमती होता है। वहाँ पर हम कुछ अगर रेडीमेड वैल्यूज यूज करते हैं अपनी, यानी पहले से याद की हुई, तो हमें ज़्यादा आसानी रहती है, यानी टाइम का बचत होता है। तो चलिए, ये है क्या मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ा सा है। मैग्नेटिक मोमेंट increases with increase in number of electrons, number of unpaired electrons। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पहले। यहाँ पे हुआ कन्फिगरेशन लेंगे हम, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये हम जो लिख रहे हैं यानी वो कैलकुलेटेड वाला है, कितना आएगा उस हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर 3D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए एक। 3D1 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ D सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
अगर 1 होगा तो जब हम उस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखेंगे, जो अभी स्पिन ऑनली फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें ये वैल्यू आएगी 1.73 bm, 1.73 bm, या फिर हम bm सीधा सीधा यहाँ भी लिख दें bm, तो सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू लिखते चले जाओ 1.73 bm, हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है ये bm में कैलकुलेट हो रहा है। देन अगर 3D 2 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 हुए, तो ये होगा जब हम 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2.84 बोर्स मैग्नेटॉन। एंड देन अगर 3D 3 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.87। अगर 3D 4 कॉन्फ़िगरेशन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4, और इसकी जब हम फॉर्मूले में n की जगह 4 रखेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी 4.90। ठीक। देन 3D 5, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 के कंडीशन में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस समय बोर्स मैग्नेटॉन की यहाँ पे वैल्यू आएगी 5.92। इस कंडीशन में देखिए D5 कंडीशन में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी मैक्सिमम जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होगा, यानी D5 कॉन्फ़िगरेशन में होगा। इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर पेयरिंग स्टार्ट होगी यानी 3D 6 में क्या कंडीशन बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे क्या, 4। अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर ये टेबल आपको याद है या आपके दिमाग में बिल्कुल टेढ़ी नहीं है ये टेबल, देखिए ध्यान से। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 3 पॉइंट समथिंग, यानी थोड़ा सा आपको याद करना। 4 में 4.9, 5 में 5.92, इसके बाद सेम आने लगेगा। जैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 4 रखोगे तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 4.90 आ जाएगी। 3D 7 रखोगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन के बाद 3.87। अगर 3D 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 रहेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 2.84। अगर 3D 9 रहेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1.72। और अगर 3D 10 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा दिमाग में लगा करके रखेंगे। जो ऑब्जर्व आता है थोड़ा बहुत कम आता है। अगर हमें ये याद है, सपोज क्वेश्चन जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अभी आप पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन दिया गया कि मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 है किसी भी कॉम्प्लेक्स का। फिर उसके बाद पूछा गया कि इसका शेप बताइए, स्ट्रक्चर बताइए ऐसा, या हाइब्रिडाइजेशन बताइए ऐसा करके। तो वहाँ पे कोरिलेट करने के लिए अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम बड़ी जल्दी वहाँ पर कोरिलेट कर लेंगे कि इतना मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, तभी ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, यानी वहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये हमारा याद है, मीन्स हमें थोड़ा सा आइडिया है इनका कि इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पे इतना बोर्स मैग्नेटॉन आता है, तो हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसी हाइब्रिडाइजेशन में हो सकता है, दूसरे हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला आंसर हमारा पक्का एकदम तुरंत कंफर्म निकल आता है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है। या कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन ही पूछ दिया कि ये वाले, सपोज आपसे पूछ दिया कि Fe3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe3+ आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखिए, या पैरामैग्नेटिज्म Mn2+ में या Mn3+ एंड Fe3+ में किसमें ज़्यादा होगा, विच हैज ग्रेटर पैरामैग्नेटिज्म।
Mn3+ या Fe3+। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अगर आपको टाइम है तो आप कैलकुलेट करके भी बता दीजिए। कैलकुलेट करने में टाइम लगता है तो आप इमीडिएट इस टेबल में से भी लिख सकते हैं। तो Mn3+ में क्या रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रही। Fe3+ में देखो, Fe3+ में होता है 3d5, है ना, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। Mn3+ में क्या रहेगा, 27 है, 27 में हुआ ये Mn का 4s2 एंड 3d7, और ये 26 है तो ये हुआ 4s2 और 3d6। तो Fe3+ बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 ये गए 1 ये गया, तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन रह गया, आर्गन के बाद 3d5। Mn3+ में क्या रहा, आर्गन के बाद क्या रहेगा, 3+ बनेगा, यानी 2, आर्गन के बाद रहा 3d6। अब 3d6 रहा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होंगे, 3d6। कई बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहाँ 6 देखा, 6 देख करके कह देते हैं कि Mn3+ का ज्यादा होगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है कि यहाँ 3d6 है या 3d5 है, तो आप ऐसा बनाकर भी देख लो। 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, और इसके केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, d ऑर्बिटल की शक्ल सूरत बना करके एक बार देख लेने से कंफर्म हो जाता है, 5 है। यानी यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा नहीं बनाओगे तो जल्दी में यहाँ पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, मतलब 6 देख करके कैलकुलेट करके बता दोगे कि Mn3+ में मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है। तो अभी आपको स्पिन ओनली फॉर्मूला रखना है। यहाँ पे क्या था स्पिन ओनली फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू अंडर रूट क्या, 2 + n+2, n इंटू n+2, है ना। तो यहाँ पे है म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2। अब n आपने रखा इसके लिए, n वहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 + 2 है। अब इसको आप कैलकुलेट करने के बजाय जल्दी से, अगर आपको याद है कि 4 में कैलकुलेशन में कितना आया, 4.90 लिख दिया, जल्दी से हो गया आपका। यहाँ पे आपने फटाफट लिख दिया, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92, और आपने कैलकुलेट कर दिया कि इसका ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समय की बचत हो जाती है, अगर हमें टेबल थोड़ा ध्यान है तो समय को बचाने के लिए ये जरूरी है। सिंपल है, यहाँ से हम बढ़ा, फिर वापस से उतना ही कम होते चला जाएगा कैलकुलेटेड में। जो ऑब्जर्व होता है, एक्चुअल होता है, वो थोड़ा बहुत इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। वो आप जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे और समझेंगे, है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इसके आगे भी अगर हम वाई लगा दें तो ये भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया A+ ग्रेड का। क्यों होता है, तो देखिए इसका कारण है ड्यू टू कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन।
and ड्यू टू हाई आयनिक चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग में और d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करती है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से जाते हैं तो चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं और बॉन्ड्स भी ज़्यादा बनाते हैं ये। देन नेक्स्ट हुआ अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर d ऑर्बिटल ही नहीं होगी तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते हैं। ये आप जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है मेटल के पास d ऑर्बिटल वेकेंट होनी चाहिए, तभी वो d ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। और दूसरे पास जो इसको अटैच होने वाले लिगेंड होते हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये हो गई अवेलेबिलिटी ऑफ d orbitals for bond formation. For bond formation by accepting the electron pair. सबसे महत्वपूर्ण ये वाली by accepting the electron pair. तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने का रीजन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वॉइड में छोटे छोटे एटम, जैसे कि बोरोन, कार्बन एंड हाइड्रोजन लाइक के एटम उसकी वॉइड में प्रेजेंट होते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते कंपाउंड, ऐसे वाले कंपाउंड को हम ये क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे लगा दें भाई तो एक बन गया बहुत अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए हर प्रॉपर्टी में एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन रहा है और आप इसकी जितनी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टी में से कुल मिला के एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में मैं बता रही हूँ आपको, आपने हाइड्राइड्स पढ़े 3 फैमिली के 15, 16, 17 के यानी 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स, या फिर ये जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़े हैं इन सबको मिला के 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए आना है। वहाँ से एकदम कन्फर्म है कि यहाँ से 3 नंबर का आएगा, या तो अरेंज करने के लिए आएगा या तो फिर रीजन पूछा जाएगा कि इसमें ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों, ऐसा वाला। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो इसमें से कहीं ना कहीं से 3 नंबर का क्वेश्चन कोई भी ये प्रॉपर्टी पर ही आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, उसका रीजन क्या होता है? किसके साथ? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत ही छोटे वाले एलिमेंट के साथ, यानी कौन से? कंपाउंड्स विद HCB। ठीक है, JCB का नाम सुना है? JCB से बन गया HCB एंड N। ठीक है, HCB एंड N यानी छोटे छोटे वाले जो भी एलिमेंट है उनके साथ। तो उसका रीजन क्या हुआ? उसका रीजन हुआ ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ ट्रांजिशन, या हम लिख सकते हैं ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। है लार्जर साइज ऑफ एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्मॉल ये वाले, ठीक है ना, स्मॉल एटम्स लाइक HCB एंड N, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन एंड नाइट्रोजन। ये
easily occupy the interstitial site. Easily occupy the interstitial site of transition elements and form interstitial compounds. ठीक है, यानी समझिए अगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, ठीक है, तो इनकी वॉइड में छोटे छोटे एटम्स कौन कौन से, लाइक हाइड्रोजन या फिर बोरोन या फिर नाइट्रोजन या फिर कार्बन, ये ट्रैप हो जाते हैं। इन कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। इस टाइप के कंपाउंड मैंने सब एक साथ बना दिए, सब एक साथ नहीं होते हैं। कभी बोरोन ट्रैप हो गया या नाइट्रोजन ट्रैप हो गया या कार्बन, इस तरह से अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बता दिए सब एक साथ। इस टाइप के कंपाउंड क्या कहलाएंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें स्मॉल एटम्स लाइक बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द interstitial void of transition elements are called as interstitial compound। तो आपके लिए एक टास्क भी दे रहे हैं, ये आप डी ब्लॉक एलिमेंट खोलना, और आपके लिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है व्हाट आर, इसको आप करेंगे बुक में से पढ़ करके, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, compounds, write their properties। 4-5 प्रॉपर्टीज भी लिखी होंगी उनके, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको साथ साथ पढ़ाए हैं कि यहाँ जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो मैंने आपको क्या आंसर में लिखाया है कि ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ एटम। ठीक है, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा यानी कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, वहां पे आपने पढ़ा है ड्यू टू कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो फिर सोचेंगे कि हमने नहीं कि मैडम ने जल्दी में गलत लिख दिया होगा, कि एक जगह उसी चीज को लार्जर लिखा है और एक जगह उसी चीज को स्मॉलर लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी सही लिखा है और वहां भी सही लिखा, दोनों जगह सही लिखा, कहीं भी गलत नहीं लिखा है। कारण है उसका कि जैसे आप ये समझिए 10th का बच्चा है, उसको आप 6 के बच्चे से बड़ा मानोगे, छोटा मानोगे, क्या मानोगे? 10th के बच्चे को 6 के बच्चे से बड़ा है तो आप क्या कहोगे? एल्डर देन हिम। और अगर 12th का बच्चा है उसके सामने तो वो उससे बड़ा मानोगे, छोटा मानोगे? 12th वाले से छोटा है। ठीक है ना, वही सिचुएशन इनके साथ है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में फंसे हुए हैं, है ना, तो एस ब्लॉक के कंपैरिजन में कैसे होंगे? छोटे होंगे, और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में बड़े होंगे। या हम कहें कि जब हम छोटे की बात कर रहे हैं तो छोटे वाली की बात कर रहे हैं, तब उस समय हम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन से इनकी तुलना नहीं कर रहे हैं। स्मॉलर साइज की जो बात कर रहे हैं तब हम उनकी कंपैरिजन दूसरे एलिमेंट से कर रहे हैं। और अभी जो हम ये कह रहे हैं कि लार्जर साइज के हैं, तो लार्जर साइज में हम यहाँ इनके कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन से कर रहे हैं। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, मीन्स कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि ये दोनों ही बातें सही लिखी हैं। एक जगह क्वेश्चन में आया है स्मॉल और एक जगह दूसरी जगह लार्ज क्यों आया है, वो चीज भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज इजीली। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? 11 है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज इजीली बिकॉज, कारण क्या हुआ, इसको ऐसे आप याद रखना कि आप एक दूसरे के शर्ट, एक दूसरे के कपड़े क्यों पहन लेते हो, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी एलॉय बना लेते हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये पक्का वाला याद हो जाएगा। ठीक, आप एक दूसरे के कपड़े क्यों पहन लेते हो? किसी ने नई जीन्स खरीद कर लाया और उसने पहन नहीं पाई और उसका दोस्त पहन करके स्कूल में आ जाता है। ठीक है ना, वो नया स्वेटर खरीद के लाया, नया अपना ब्लेजर खरीद के लाया, नया कोट खरीद के लाया, आप में से किसी भी दोस्त ने उठाया, पहन के चलाया, वो अपना उधर हाउस में ढूंढ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्यों एक दूसरे के पहन पाते हो? क्लियर हुआ होगा, साइज एक जैसा है तभी तो पहन लेते हो। अगर आपका साइज एक जैसा नहीं होगा तो आप अपने दोस्त के कपड़े पहन के नहीं स्कूल में आ सकते हो। तो साइज एक जैसा है इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। तो याद रखना कि क्यों बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जिस तरह से आप दूसरों के, अपने दोस्त के कपड़े पहन के आ जाते हो उसी तरीके से। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज इजीली, रीजन क्या हो गया इसका? यहीं पे अगर y लगा दें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट A+ ग्रेड का यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया है। ड्यू टू सिमिलर साइज, है ना। ड्यू टू सिमिलर साइज, रेडियाई एंड similar size, atomic radii and other characteristics, and other characteristics they यहाँ कॉमा लगा लीजिए, exchange their places easily and form alloy. The next है transition elements have high enthalpy of hydration. कारण क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होने का कारण होता है स्मॉल साइज, छोटा साइज ऑफ कैटायन। इसके कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट छोटे हैं साइज में। एस ब्लॉक से जब हम इधर आते हैं डी ब्लॉक में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, और डी की फिलिंग भी होती है तो साइज कंपैरेटिवली और ज्यादा छोटा हो जाता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा डिक्रीज होता है। इसीलिए इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है? बिकॉज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ग्रेटर एनर्जी इज रिलीज इन हाइड्रेशन।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कोई दो एग्जाम्पल दीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट के अलॉय के, मतलब अलॉय फॉर्मेशन के। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो सबसे ज्यादा फेमस अलॉय हैं ये है कौन कौन से? ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, कौन कौन से? ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉय। ठीक है, अभी ब्रास का कंपोजिशन क्या होता है, यानी ब्रास में क्या होता है? ब्रास में होता है ZnCu, और ब्रॉन्ज में होता है क्या? टिन एंड Cu। ठीक है, अब ये थोड़ा दिन तो याद रहता है कॉपर, ये ब्रास और ब्रॉन्ज याद रहता है, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं कि ब्रास में टिन और कॉपर है कि ब्रॉन्ज में टिन और कॉपर है। तो आपको कैसे याद रखना है इसको, लंबे समय तक कैसे याद रखोगे? लंबे समय तक याद रखने के लिए आपके पास ट्रिक है जिंकू ब्रास। कैसे याद रखोगे? जिंकू ब्रास टिन टिंकू, जिंकू टिंकू याद रहेगा ना? जिंकू ब्रास टिंकू ब्रॉन्ज। ठीक है, अब यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है कि जिंकू ब्रास है या टिंकू ब्रास है। तो ये ध्यान रखना कि देखो मैंने ही गलत कर दिया है ना, नहीं सही है, एकदम सही है, गलत नहीं किया है। तो कंफर्म कहाँ से करते हैं कि गलत नहीं किया है? ये देख लिया कि नाम में अगर ये है जिंकू, ये जिंकू ब्रास, तो यहाँ पर जेड नहीं होगा, देख लो ध्यान से। जिंकू, जिंकू के नाम में जेड है तो यहाँ जेड नहीं होगा। टिंकू, टिंकू के यहाँ जेड नहीं है तो यहाँ, मतलब दोनों में से एक ही जेड होगा, चाहे इन दोनों में से एक जेड हो चाहे इन दोनों में से एक के पास जेड हो, तो आपका ये गलत नहीं होगा, फिर आपको गड़बड़ नहीं करेगा जिंकू टिंकू। ठीक है, तो याद हो गया ना, जिंकू ब्रास टिंकू ब्रॉन्ज। और कैसे याद रखना है? जेड कॉमन नहीं होगा, जेड नाम और एग्जाम्पल मीन्स नाम और कंपोजिशन दोनों जगह जेड नहीं होगा। अगर यहाँ ब्रास है तो यहाँ जिंकू है, यहाँ ब्रॉन्ज है तो यहाँ टिंकू है, ऐसे बस याद कर लेना है अपने को। ठीक, ये हो गई जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कोई एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कैटलिस्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, गिव 4 एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल्स वेयर डी ब्लॉक elements are used as कैटलिस्ट। ये एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, अमोनिया का फॉर्मेशन, पानी का फॉर्मेशन और क्या SO3 का फॉर्मेशन, ये सब एग्जाम्पल है यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 चलिए, अमोनिया का फॉर्मेशन यानी N2 + 3H2 इक्वल टू बाई हेबर्स प्रोसेस 2NH3 बनता है। यहाँ पर क्या होता है? फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज होता है ना, आयरन इस, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ना आयरन एज कैटलिस्ट। दूसरा चलिए पानी का, तो H2 + O2 यानी 2H2 + O2 इक्वल टू H2O, यहाँ पे कौन कैटलिस्ट है? प्लेटिनम। देन SO3 का फॉर्मेशन है ना, तो SO3 का फॉर्मेशन कैसे होता है? SO2 गैस प्लस O2 गैस, इन दोनों का किसके ऊपर से निकालते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में B2O5, ये बनता है SO3 गैस 2। एंड देन नेक्स्ट है एल्कीन, यानी वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, यानी हेबर्स प्रोसेस हो गया, हेबर्स प्रोसेस में यूज हो रहा है ये। और यहाँ पे किस प्रोसेस में, ये कौन सा प्रोसेस है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज हो रहा है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं और ये हाइड्रोजिनेशन में यूज हो रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल हाइड्रोजिनेशन का ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये कन्वर्ट हो रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। So these are the
जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट।